नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज यानी कि 18 नवंबर के हमारे एमसीक्यू के कार्यक्रम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं 10 मिनट के अंदर इस कार्यक्रम को हम रखते हैं आज के दिन के करंट अफेयर्स पे आधारित। जितने भी एमसीक्यू हमको समझ में आते हैं 4, 5, 6 जितने मिलते हैं उतने एमसीक्यू हम आज के दिन में कर लेते हैं। आइडिया ये है 10 मिनट से कम की प्रैक्टिस होनी चाहिए और रोज होनी चाहिए। तो आप में से जो लोग इसे कभी कभार देख रहे हैं वो ये गलती ना करें। अगर आप देख रहे हैं तो आप रोजाना देखिए ताकि आपका एक वॉल्यूम ऑफ वर्क बने। देखिए, इसको रोज 5-7 सवाल कराने का पर्पस ये है। मैं महीने में एक बार भी 200 सवाल करा सकता हूं, 150 सवाल करा सकता हूं, लेकिन उसका पर्पस ये है कि डेली प्रैक्टिस करेंगे तो एक आदत डलेगी। वो आदत डालनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डेली इस कार्यक्रम को देखें, इसको एक भी दिन ना छोड़ें। चलिए आज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं भैया, अगर आपने अभी तक इस कार्यक्रम के लिए, इस प्रोग्राम के लिए अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, यूपीएससी सीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट जो है, जो अब तक का सबसे बड़ा टेस्ट होने जा रहा है, अगर आपने अब तक इसके लिए रजिस्टर नहीं किया है तो भाई कर लो। मतलब मैं हर रोज ये बात कहता हूं, इस पर मैं जितना एम्फेसिस दूं उतना कम है कि यूपीएससी की तैयारी में आप अपना जितना परीक्षण करेंगे उतनी आपकी तैयारी बेहतर होगी। और इसमें अगर आपको किसी को बताना पड़ रहा है, मोटिवेट करना पड़ रहा है, तो ये आपकी तैयारी पर काफ़ी सवालिया निशान खड़ा करता है। तो ऐसा मत कीजिए, अपनी तैयारी को एक सही दिशा, सही आकार प्रदान कीजिए। ये मैं आप सबसे आग्रह करूंगा। 23 तारीख को है, सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे। जल्दी जुड़िए और अपनी तैयारी को सही आकार दीजिए। चलिए आज का सवाल देखते हैं। सबसे पहले, अक्टूबर माह में भारत का व्यापार घाटा तेजी से बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या था? तो एक डेटा आया है और वो डेटा आमतौर पर मासिक डेटा हम पढ़ते नहीं है, लेकिन कुछ एक ट्रेंड से हमको इकोनॉमिक्स विषय की समझ आती है। तो ये ट्रेंड क्या कहता है कि अक्टूबर के महीने में क्या हुआ, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो बहुत तेजी से बढ़ा। जिस गति का जितना वो आमतौर पर रहता है उससे कहीं ज्यादा हो गया। इसका कारण क्या थे? तेल के दामों में वृद्धि हुई क्या, त्योहारों के कारण सोने की बिक्री बढ़ना, भारत में उत्पादन में कमी या मुद्रास्फीति में कमी? इनमें से क्या सही कारण है? इनमें से कोई भी कारण हो सकता था, लेकिन वास्तविक कारण था अक्टूबर में बहुत सारे त्योहार थे, दिवाली थी, दशहरा था। और इस कारण से क्या होता है, भारत में इस समय जो है सोना बहुत ज्यादा लोग खरीदते हैं, गोल्ड का कंजम्पशन बढ़ जाता है और सोना आमतौर पर हम आयात करते हैं। तो सोने का आयात हमारा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा, जो कि आमतौर पर त्योहारों के सीजन में आता है। तो त्योहारों के कारण सोने की बिक्री बढ़ना जो है, यह इसका प्राथमिक कारण रहा अक्टूबर में। आमतौर पे अगर किसी और महीने में होते तो दूसरे कारण भी हो सकते थे, लेकिन त्योहारों के कारण सोने की बिक्री बढ़ना जो है, यह अक्टूबर में हमारा जो व्यापारिक घाटा तेजी से बढ़ा उसका सबसे बड़ा कारण यही था। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के स्पीकर को विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय न लेने को अवमानना का मामला माना है? तो भैया, संविधान का जो 10वीं अनुसूची है उसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई विधायक दल बदल करता है तो उस पर स्पीकर को अधिकार है कि स्पीकर सुनवाई करके क्या करेगा, उसकी योग्यता या फिर उसकी योग्यता चले जाना यानी कि उसकी अयोग्यता पर निर्णय लेगा। तो ऐसा मामला कहां हुआ? तेलंगाना में हुआ। यह बात हम जानते हैं। तेलंगाना राज्य में एक बीआरएस पार्टी के कुछ विधायकों ने पार्टी बदली, वो कांग्रेस में शामिल हुए। तो बीआरएस ने उन पर अपील करी कि भाई ये अयोग्य होने चाहिए, स्पीकर कांग्रेस पार्टी के हैं। जैसा कि आमतौर पर बहुत सारे राज्यों में होता है कि स्पीकर जो है वो सत्तारूढ़ पार्टी का होता है, तो इस पर कोई डिसीजन करता ही नहीं है। ये मामला पेंडिंग पड़ा रहा, लंबित पड़ा रहा, इस पर कोई निर्णय नहीं किया गया। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, तेलंगाना का जो उसके जो स्पीकर हैं उनको ये अब चेतावनी दी है कि 7 दिन के अंदर इसमें डिसीजन लीजिए, क्योंकि हम पहले आदेश दे चुके हैं कि ये मामला सुना जाना चाहिए, इस पर निर्णय होना चाहिए। अगर आप इसका समय रहते निस्तारण नहीं कर रहे हैं तो ये अवमानना है, और अगर आपने 7 दिन के अंदर इसका डिसीजन नहीं लिया तो फिर आप समझ जाइए कि आप पर हम कार्रवाई करेंगे, अवमानना का मुकदमा आप पर चलाएंगे और सुप्रीम कोर्ट अपनी अवमानना के आरोप में लोगों को जेल भेज सकता है। ठीक है, तो ये तेलंगाना में अभी हाल ही में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती को दर्शाता है इस तरह के मामले को लेकर। ठीक है, चलिए, इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? हमेशा ये याद रखिए। सबसे पहले ये वर्ड पढ़िए, ऐसे क्वेश्चंस में सत्य पूछा है कि असत्य पूछा है या सत्य नहीं है पूछा है, तो आपसे पूछा गया है कौन से कथन सत्य हैं। ये गलती कोई नहीं करेगा। हमेशा पहले ये वर्ड पढ़ना है, क्वेश्चन बाद में पढ़िए, पहले ये शब्द पढ़िए। ठीक है, केंद्र सरकार ने प्रिंट मीडिया में विज्ञापन की कीमतें 26% बढ़ाने की घोषणा करी है। आज के अखबार में आया है। बिल्कुल सही बात है कि सरकार बहुत ज्यादा विज्ञापन देती है और इसके लिए
26% का इजाफा किया है सरकार ने विज्ञापन के दरों में। इसका उद्देश्य मीडिया को राजस्व सहयोग प्रदान करना है। सरकार ने यही कहा है कि भाई हमारे देश की मीडिया जो है, खासतौर पे प्रिंट मीडिया, वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है, आर्थिक तौर पे ज्यादा सुदृढ़ नहीं है, तो उसको आर्थिक मदद देना ये कारण माना जा रहा है। ये आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार जो है वो मीडिया को अपने पक्ष में करना चाहती है, इसीलिए मीडिया के पैसे बढ़ा रही है, लेकिन वो आरोप प्रत्यारोप है। सरकारी कारण यही है। तो दोनों कथन सत्य हैं। सी आपका सही जवाब हो गया। 1 और 2 दोनों इसका सही उत्तर आपके लिए हो गया। चलिए, इनमें से न्यूरो टेक्नोलॉजी पर नियम किस संस्थान ने जारी किए हैं? आपको मैंने बताया, आज के द हिंदू की क्लास में पढ़ाया भी था कि न्यूरो टेक्नोलॉजी पर नए नियम जारी हुए हैं, नए जो रेगुलेशंस जारी हुए हैं, ये कौन से संगठन ने माफ कीजिएगा, कौन सी संस्थान ने जारी किए हैं? यूनेस्को, महासभा, ओईसीडी या डब्ल्यूटीओ? सही जवाब है यूनेस्को। तो यूनेस्को ने न्यूरो टेक्नोलॉजी यानी कि ब्रेन की मैपिंग करना, ब्रेन का डेटा जो प्राप्त करना और उसका उपयोग करना, इस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। इसका कॉमर्शियल इस्तेमाल नहीं हो सकता, बिना स्वीकृति और सहमति के इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। इस तरह के बहुत सारे प्रतिबंध जो हैं ये यूनेस्को ने लगाए हैं, और तो ये काम यूनेस्को ने किया है, ये बात याद रखिएगा। चलिए, मथुरा मामला इनमें से कौन से अपराध से जुड़ा हुआ है? भ्रष्टाचार, डेटा की चोरी, बच्चों का अपहरण या बलात्कार? तो मथुरा मामला, आज चूंकि द हिंदू में एक भारत का जो रेप लॉ है, भारत में जो बलात्कार के कानून हैं, वो किस तरह से इवॉल्व हुए हैं, वो अभी वर्तमान में जिस स्थिति तक पहुंचे हैं, वो किस तरीके से पहुंचे हैं, उनकी यात्रा क्या रही है, उस पर द हिंदू में एक बड़ा आर्टिकल आया है जिसमें मथुरा मामले की बात की गई है। मेरे ख्याल से 70 के दशक का यह मामला है। मथुरा नाम की एक आदिवासी महिला थी, उसका 2 पुलिसकर्मियों ने बलात्कार किया था, और उसके बाद जो है उसमें तो उस महिला के चरित्र पर उंगली उठाते हुए उनको बरी कर दिया गया था। और उसके बाद जो है देश के बड़े बड़े जो कानूनविद थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा था, प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी वगैरह ने, और उसके बाद भारत में बलात्कार का कानून बदला था। और यह हुआ था कि भाई महिला का पहले चरित्र कैसा भी रहा हो, बलात्कार के मामलों में उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो मथुरा मामला एक आइकॉनिक मामला है, एक जिसको हम कहते हैं माइलस्टोन मामला है, जिसने कानून बदला। तो यह बलात्कार से जुड़ा हुआ मामला है मथुरा मामला, इस बात को याद रखिएगा। मथुरा शहर की बात नहीं हो रही है, मथुरा एक महिला का नाम था। ठीक है जी। चलिए, इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? फिर से सबसे पहले यही शब्द देखना है, इसके बाद आगे जाना है। कौन से कथन सत्य हैं? यूक्रेन ने फ्रांस से लड़ाकू जेट खरीदने का समझौता किया है, यह बात सही है। आज ही यूक्रेन ने फ्रांस के साथ एक समझौता किया है। द हिंदू में फोटो आई है राष्ट्रपति मैक्रोन और राष्ट्रपति जेलेंस्की की, कि यूक्रेन ने कहा है कि भैया वो फ्रांस से फाइटर जेट खरीदेगा। यूक्रेन को सैन्य मदद की जरूरत अभी भी है। अमेरिका उतनी डायरेक्टली मदद नहीं कर रहा है, लेकिन यूरोपीय देश मदद से अभी भी पीछे नहीं हट रहे हैं। तो पहला कथन आपका सत्य है। एमिरेट्स एयरलाइंस अपने यानों पर स्टारलिंक का इंटरनेट प्रदान करने वाली है, यह बात भी सत्य है। आज ही आया है कि एमिरेट्स वह पहली एयरलाइन बन गई है जो अपने उड़ानों पर स्टारलिंक, जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है, उसका इंटरनेट प्रदान करेगी अगले 2 वर्षों के लिए। तो यह समझौता आज ही हुआ है। स्टारलिंक भारत में भी आने का प्रयास कर रहा है, इसलिए न्यूज में था। दोनों कथन आपके सत्य हैं, 1 और 2 दोनों, इसका आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है जी। चलिए, दोनों कथन आपके यहां पर सत्य हैं। और क्या है ये? तो अच्छा, ये पीछे कैसे चले गए? हाँ जी, इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? सुप्रीम कोर्ट के अनुसार राज्यों को मानव पशु त्रासदी को प्राकृतिक आपदा मानना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ही जिम कॉर्बेट के एक मामले की सुनवाई करते हुए यह कहा है कि भैया कहीं पर भी अगर मानव और पशु के बीच का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको आप एक प्राकृतिक त्रासदी माने, प्राकृतिक आपदा माने, उसी तरह से आप इसको ट्रीट करें। यह बात सही है। और प्राकृतिक आपदा मानकर राज्य जो है, जो भी व्यक्ति पीड़ित है उसको 10 लाख का मुआवजा दे, यह भी आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। तो अभी तक इस पर मुआवजे की कोई क्लियर व्यवस्था नहीं थी कि अगर मान लीजिए किसी जंगली पशु ने किसी व्यक्ति पर आक्रमण कर दिया तो इस पर मुआवजे की कोई क्लियर व्यवस्था नहीं थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख रुपए के मुआवजे की बात कही है। तो दोनों कथन आपके सत्य हैं, आपसे सत्य पूछा गया है, तो सी आपका सही जवाब हो गया। 1 और 2 दोनों आपके सही उत्तर हो गए। ठीक है जी, मेरे ख्याल से बस यहीं तक थे आज। हाँ जी, तो आज के लिए इतना ही। मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं, अनअकैडमी जो है वो देश का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट आपके लिए लेके आ रहा है 23 तारीख को सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां जाकर तुरंत उसमें रजिस्टर कर लीजिए, तुरंत उसमें एनरोल कर लीजिए और अपनी तैयारी को सही आकार दीजिए। सही तरीके से टेस्ट देंगे तो ही सही तरीके से तैयारी होगी, वरना तैयारी हमेशा कमजोर और अधूरी रह जाएगी।
चलिए, तो मिलते हैं इस टेस्ट के साथ। इस टेस्ट का स्कोर आप मेरे को भेज सकते हैं, मैं आपको उसके आधार पे मेरा जो भी फीडबैक है, मेरी जो भी अनुशंसाएं हैं, आपको जरूर दूंगा। इस क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।